न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट का फंडा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 5 है। इससे पहले आप सारे वीडियोस देख लो, फिर ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स बनाने में। तो वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी, फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर न्यूमेरिकल्स हमसे क्यों नहीं बनता। ठीक है, ध्यान से देखना इस वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मान लो यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज, ठीक, क्यू रखा हुआ है। सोर्स चार्ज समझ रहे हो क्या होता है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वाला वीडियोस जाकर देखो। सोर्स चार्ज अगर यहाँ पे रखा हुआ है और आपसे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, मान लो ये पॉइंट P है और इस चार्ज के वजह से P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो? E इक्वल टू के ये वाला Q बाई ये वाला डिस्टेंस R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक चार्ज से R डिस्टेंस पे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो एक फोर्स होता है जो कि एक यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसका ऐसा यूनिट आपको पता है, न्यूटन पर कूलम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ पे इतना लगा रहा है तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझते हो ना, ये मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इससे तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालोगे? आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ये सॉल्व करने पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा, किस तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? तो आपको मैंने बताया है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के लाइन ज्वाइनिंग अवे होता है, पॉजिटिव में अवे होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये निगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगा। समझ में आ रहा है बात? डायरेक्शन समझ में आ गया। कैलकुलेशन कैसे करोगे उसके मैग्नीट्यूड का? तो ये फॉर्मूला लगाओगे। डायरेक्शन कैसे पता करोगे? तो देखोगे कि पॉजिटिव है तो अवे होगा, निगेटिव है तो इसके तरफ होगा, इसी के अलोंग होगा। ठीक है, तो बताओ Q के वजह से, ये चार्ज Q के वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इक्वल टू, देखो K चार्ज कितना रखा है Q बाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है x का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ये अब ये मैग्नीट्यूड हुआ, अब डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बन रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसका किधर है? तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उस तरफ होगा। ये रहा इसका डायरेक्शन। ठीक है, इसमें देखो चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। चार्ज कितना है? K4Q बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? A, तो A स्क्वायर। ठीक, जो चार्ज रहेगा वो यहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। यही करना है। अब डायरेक्शन बताओ किधर होगा? तो लाइन ज्वाइनिंग इसके अवे होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। डायरेक्शन पता चल गया इधर, और ये रहा मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है, डायरेक्शन है इसका इधर, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब इसमें बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू K5Q बाई R स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R स्क्वायर। ठीक, डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो ये होगा इस तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। इसमें पॉजिटिव था तो अवे था, इसमें निगेटिव है तो इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? K9 माइक्रोकूलम, जो भी चार्ज होगा यहाँ पे रख देना, बाई L स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? L, तो L का स्क्वायर। अब डायरेक्शन बताओ किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो इस तरफ होगा। समझ में आ रहा है? इस तरफ होगा, निगेटिव है तो। अब कुछ क्लियर हो रहा है? चलो अब ये फिगर में बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप देख रहे हो कि चार्ज यहाँ रखा है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा? तो KQ बाई x स्क्वायर इतना लगेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में लग रहा है।
ठीक है, ये ई है। अब देखो ये वाला यहाँ पे इसके लाइन के अलोंग लगेगा, ठीक है ना, इसी के डायरेक्शन में सीधा इस तरफ लगेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ये कितना होगा, E इक्वल टू 4K4Q बाई एक्स स्क्वायर। अभी 4 को अगर बाहर निकालो तो ये ऐसे होगा KQ बाई एक्स स्क्वायर। आप क्या देख रहे हो कि ये E इक्वल टू KQ बाई एक्स स्क्वायर है, E इक्वल टू 4KQ बाई एक्स स्क्वायर है। ये वाला 4E, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 4E इसको लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस सेम है। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड EKQ बाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इसके 4 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4E। तो हम कहेंगे कि ये 4E इस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है इधर 4E, इस डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है 4E। ये बताओ कहाँ लगेगा, इस तरफ या इस तरफ या इधर, तो लाइन इसी के अलोंग, ठीक है, इसी के अलोंग लाइन कितना लगेगा 5E। समझ में आ रहा है, चार्ज यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा 5E, ठीक, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब इसमें बताओ -6Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना लगेगा 6E। समझ में आ रहा है, चार्ज Q था तो ये इस डायरेक्शन में KQ बाई एक्स स्क्वायर, यानी इसको E बोले आप, ठीक। 4 था, 4 गुना चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 4 गुना हो जाएगा, 4E हो गया इस डायरेक्शन में। 5 था, चार्ज इससे 5 गुना हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में कितना लगेगा 5 गुना लगेगा। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे -6Q है तो निगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन चार्ज इससे ये 6 गुना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा 6E। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा और आगे देखो और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब बताओ कि इस 5Q चार्ज के कारण इस A डिस्टेंस पे A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किस तरफ होगा। तो चार्ज 5 गुना है तो आप क्या लिखोगे, इस तरफ इसी के लाइन अलोंग सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 5E होगा। इसके प्लस Q के कारण ये ऐसे, ठीक, ऐसे कितना E, अकेला चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा E इस डायरेक्शन में, 5 गुना है चार्ज के, ये चार्ज के 5 गुना है तो ये 5E इधर। क्लियर है बात। अब मान लो यहाँ पे 4Q होता प्लस में तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में 4E। ये यहाँ पे मान लो 6Q रहता तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना लगेगा 6E। कुछ समझ में आ रहा है। मान लो यहाँ पे 2Q रहता तो कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 2E। समझ में आ रहा है ना, Q के कारण, चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने क्या निकाला था E इक्वल टू KQ बाई एक्स स्क्वायर। अब 6 हो जाएगा, अगर ये मान लो चार्ज जो है वो 6Q हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 6 बाहर करो KQ बाई एक्स स्क्वायर, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया इसके 6 गुना हो गया। तो अगर ये 2 कूलम चार्ज, 2Q चार्ज है, 2Q चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इधर लगेगा, 4 के कारण 4 इधर लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है। अब मान लो ये माइनस में होता, मान लो ये माइनस में होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ठीक, इस तरफ लगेगा, इसके अलोंग लगेगा, ठीक, कितना लगेगा 4E। ये बात समझ में आ रहा है। ये मान लो माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में लगेगा, नहीं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इधर लगेगा, कितना लगेगा 2E। ठीक है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव में इस तरफ आएगा, निगेटिव के तरफ आएगा तो कितना होगा 2E, इसमें 4E। मान लो यहाँ पे प्लस 6Q होता, ये -2Q है, ठीक है, यहाँ पे 6Q प्लस में है, यहाँ पे -2Q निगेटिव में, तो ये 6Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा इस तरफ, कितना लगेगा 6E, और ये -2 की वजह से इस तरफ लगेगा 2E। क्लियर हो रहा है ये वाला।
इस तरह से आपको निकालने आना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सब चीजों में, ठीक है। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क पता नहीं चलता, समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब है क्या। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कोई एक पाइप है, ठीक है, इधर से 5 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है, इधर से पानी कितना आ रहा है, 5 लीटर पानी आ रहा है, और एक और पाइप यहाँ से जुड़ा हुआ है, इधर से पानी आ रहा है 10 लीटर, इधर से 5 लीटर पानी आ रहा है, इधर से 10 लीटर पानी आ रहा है। अब बताओ कि ये कैनल में या ये पाइप में कितना पानी जाएगा। तो कोई बच्चा भी बता देगा कि इधर से 5 लीटर गया, इधर से 10 लीटर गया, तो इसमें 15 लीटर पानी जाएगा, क्योंकि पानी कहीं लीक नहीं हो रहा, कहीं भाग नहीं रहा। ये सारे पानी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, इकट्ठा होकर इधर से निकलेंगे, ठीक, ये समझ में आ रहा है बात। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इधर लग रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इधर लग रहा है, और इसी पॉइंट पे इधर लग रहा है, तो आप बता नहीं सकते हो कि इस पे फोर्स किधर लग रहा है। इस पॉइंट पे मान लो कुछ भी हो, चार्ज हो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो, इस पे किसी और की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है E1, और इस पॉइंट पे किसी और की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो आप नहीं बता पाओगे कि इसका एग्जैक्टली इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कितना है। क्या इन दोनों को जोड़ देने से आ जाएगा? तो नहीं, ये दोनों को जोड़ देने से ये आ गया नेट यहाँ पे आ गया कि कितना पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नेट ऐसे आप इसको जोड़ के नहीं निकाल सकते। तो इसको कहोगे आप कि ये स्केलर है, और इसको कहोगे कि आप ये वेक्टर है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, पानी किधर से भी आया उससे कोई उसको मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब है। तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं, पानी इधर से आए इधर से आए, सारे को ऐड कर देंगे, नेट पानी कितना जा रहा है इधर से वो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप इसको ऐसे जोड़ के नहीं बता दोगे कि ई नेट जो आ रहा है, ई नेट जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रहा है, वो दोनों को जोड़ देने से आ जाएगा। या मान लो तीसरा भी है यहाँ पे E3, तो यहाँ पे ऐड कर देने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट पे। ऐसा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। नॉर्मल आप इस तरह से ऐड करके इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हो। जैसे इसको आप नॉर्मल ऐड कर दो, इधर से 5 आया, इधर से 10 आया, इधर से 20 आया, सबको ऐड कर देंगे, नेट पानी कितना आया वो पता चल जाएगा। लेकिन इस वाले केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरह से जोड़ के नहीं निकाल सकते। क्लियर है बात? तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कैसे करते हैं। तो समझो, मान लो ये कोई एक पॉइंट है, ठीक, इधर कोई चार्ज रखा हुआ है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर लगा, इधर कोई चार्ज रखा होगा जिसके वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा। इसको E1 कर लो, इसको E2 कर लो, ठीक, और इसके बीच का एंगल को थीटा मान लो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो आखिर इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से कितना होगा, यानी इन दोनों का इस पे टोटल प्रभाव कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, टोटल के वजह से इस पे क्या इन दोनों को ऐड कर देना होगा? तो नहीं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का रोल होता है, तो आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला होता है नेट निकालने का, फॉर्मूला है √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ये हुआ आपका नेट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला। अगर इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, इसी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो आखिर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना लग रहा है? तो इस फॉर्मूला से आप इसको निकालोगे। इस फॉर्मूला से ही आप पता कर सकते हो कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है इस पॉइंट पे। अब आप कहोगे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा था E1, इधर लग रहा था E2, तो नेट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूला से निकाला। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या स्केलर हो जाएगा? क्या उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा? तो बिल्कुल गलत है। आप इन दोनों को ऐड करके वेक्टर सम करके अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी तो वेक्टर ही होगा, उसका भी तो कुछ डायरेक्शन होगा कि आखिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ लगेगा।
या इस तरफ लगेगा या ऐसे लगेगा। समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगा वो आखिर किस डायरेक्शन में होगा, इसके अलोंग होगा, इसके अलोंग होगा, इधर होगा, इधर होगा। बात को फील करो। देखो यहाँ पे अगर मान लो कोई बॉल रखा है, कोई इधर फोर्स लगा रहा है, कोई ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो आखिर ये बॉल किस तरफ जाएगा, इस बॉल का डायरेक्शन क्या होगा? क्या ये इसके तरफ चला जाएगा, क्या ये इसके तरफ चला जाएगा, क्या ये बॉल इस तरफ चला जाएगा? समझ में आ रहा है? आखिर उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो याद रखना, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में लग रहा हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में आएगा, ठीक है, इधर आएगा। लेकिन कितना एंगल पे आएगा, यानी उसका डायरेक्शन कितना होगा, किधर होगा डायरेक्शन, वो हम लोग अल्फा से निकाल लें। इसको और अच्छे से समझो। एक पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी लग रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना है इस फॉर्मूला से निकालिए। मैग्नीट्यूड समझ रहे हो, इस फॉर्मूला से हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला। अब बात आती है कि आखिर ये ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ऊपर है, यानी डायरेक्शन क्या उसका, कौन से डायरेक्शन में हो, कितना ज्यादा ऊपर है, यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है या इधर है। तो हमें ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, ई नेट का डायरेक्शन निकालना। तो उसका फॉर्मूला देखो, डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला देखो, उसको हम लोग निकालते हैं tan अल्फा से, ठीक है। अल्फा कहाँ है, तो ये E1 से अल्फा बनाना, ठीक है ना, ये E1 से अल्फा, ठीक, E2 से फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं करना है। E1 जो भी आपका वेक्टर 1 होगा, पहला वेक्टर होगा, उससे आप अल्फा को जोड़ना, ठीक है। ये वाला ई नेट के साथ जो एंगल बनेगा उसको अल्फा लेते हैं। तो tan अल्फा क्या होगा, E1 E2 साइन थीटा बाई E1 प्लस E2 cos थीटा। अब समझो क्या है, E2 कौन है, जो अल्फा से सटा हुआ नहीं है, अल्फा से जो चिपका हुआ नहीं है, अल्फा से दूर है, वो E2 है, तो वो ऊपर आता है, ठीक है ना, ये E2 ऊपर आता है। देखो E2 ऊपर भी है, तो ये E2 ऊपर आता है और ये बीच का एंगल साइन थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। तो ये वाला थीटा डालना, यहाँ पे अल्फा नहीं, ये थीटा है, तो साइन थीटा प्लस पहला वाला वेक्टर E1 प्लस सेकेंड वाला वेक्टर cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो E2 साइन थीटा E2 cos थीटा, इससे फॉर्मूला याद रखना, E2 साइन थीटा E2 cos थीटा, और यहाँ पे E1 है। फॉर्मूला याद हो गया। ये क्या देगा, यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू पता चलेगा। ये जब कैलकुलेट करोगे तो अल्फा का वैल्यू पता चलेगा। मान लो अल्फा 30 डिग्री आ गया, तो हम कहेंगे कि ई नेट जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट है, वह यहाँ से E2 से E1 से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। अब इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया, अब ई नेट का डायरेक्शन फिक्स हो गया कि ये कितना ऊपर है, 30 डिग्री ऊपर। मान लो अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, तो आपको ई नेट का वैल्यू पता चल गया, डायरेक्शन कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर है बात? तो ये फॉर्मूला आपको जो भी वेक्टर को ऐड किए हो वो डायरेक्शन बताएगा। इस फॉर्मूला से हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा और ये वाले फॉर्मूला से उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि E1 E2 हो। अगर यहाँ पे मान लो A होता, यहाँ पे B होता, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा b साइन थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा। समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ भी होगा, यहाँ पे मान लो f1 होता, यहाँ पे f2 होता, तो मैग्नीट्यूड क्या निकालोगे, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। यहाँ पे f2 साइन थीटा बाई यहाँ पे f1 प्लस f2 cos थीटा। समझ में आ गया बात? ये हुआ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला। वेक्टर को हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं, समझ में आ गया? वेक्टर को हम लोग इस तरह से ऐड करके मैग्नीट्यूड निकालते हैं, टोटल निकालते हैं और इस तरह से उसका डायरेक्शन पता करते हैं। क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन कैसे नहीं बनता। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेज है Q एंड -2Q प्लेस्ड किया गया है B एंड C इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, और आपका A पे एक्सप्रेशन निकालना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका डायरेक्शन निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 2 चार्ज, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 2 चार्ज को इसके B और C पे रखा गया है। ठीक से पढ़ो, B और C पे 2 चार्ज को रखा गया है प्लस Q एंड -2Q। क्वेश्चन कह रहा है
कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टिस ए। ये वाला वर्टेक्स पे, ये कोण पे आपको ए कोण पे आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड दोनों निकालना। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ये पॉजिटिव प्लस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा वो सोचो पहले। प्लस क्यू चार्ज के कारण ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा और कितना होगा वो बताओ। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि ये इधर होगा और कितना होगा ई, ठीक। -2q के कारण कितना होगा, ये इस तरफ होगा, ठीक, और कितना होगा 2e, ठीक। यही हम लोगों ने पढ़ा था। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो ये पूरा 180 होता है, तो इधर से ये वाला 60 है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। दो वेक्टर क्वांटिटी आपको मिला ना, इधर एक और एक उधर, और इसके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो नेट मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे टोटल कितना है वो निकालना है। एक वेक्टर इधर लग रहा है, एक वेक्टर उधर लग रहा है, और इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है ई नेट निकालने का, √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ठीक। E1 किसको ले लो, इसको ले लो E1 इधर वाले को, और इसको E2 ले लो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, E का 2E का होल स्क्वायर, E1 कितना है 2E का होल स्क्वायर प्लस E2 कितना है E का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, 2E1 E2 कितना हो जाएगा 4E स्क्वायर होगा। E1 कितना है 2E, 2 इंटू 2E इंटू E 4E स्क्वायर, 4E स्क्वायर cos 120 डिग्री कितना होता है -1/2, ठीक है। cos 120 डिग्री कितना होगा, cos 90 प्लस 30 करके निकाल लो, cos 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, cos वहां पे निगेटिव होता है, ठीक है। चलो -1/2। अगर ये नहीं समझ में आ गया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला प्लेलिस्ट जाकर चेक करना, वहां पे समझ में आ जाएगा। ये हो गया -1/2, ठीक। अब ये 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, यहाँ पे आ गया 4E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, यहाँ पे है 2E स्क्वायर माइनस में, ठीक है। 4 और 1 5 में से 2 घटेगा 3E स्क्वायर, रूट में, रूट से ये बाहर आ जाएगा E√3। इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया E√3, ठीक है। दो वेक्टर के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितना आ गया E√3। अब यानी अब यहाँ पे E का वैल्यू डालो 1/4πε0 या K लिखो, ठीक। यहाँ पे है चार्ज कितना है Q√3 बाई साइड कितना है A स्क्वायर। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा इतना, ठीक है। E√3, E कितना होता है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है कि E कितना होता है KQ/R², ये होता है E। तो यहाँ पे E√3 आया है यानी Q√3/A², समझ में आ गया। तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड का बात, मतलब 1 का आंसर आपके पास आ गया, ठीक। मैग्नीट्यूड आ गया, अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इसको मिटा दे। मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। अब हमें वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा वो निकालना है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, tan अल्फा = E2 sin थीटा बाई E1 प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बात यह है कि किसको E1 ले और किसको E2 ले। तो जहां से आप अल्फा ले रहे हो, ठीक है, जहां से आप अल्फा ले रहे हो, मान लो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, मान लो ये एंगल हम अल्फा ले रहे हैं, ये वाला एंगल अल्फा ले रहे हैं, तो जो अल्फा से सटा होगा, जो अल्फा को टच कर रहा होगा, अल्फा जिस साइड को टच कर रहा होगा, अल्फा जिससे सटा होगा वो वाले को आप E1 ले लेना, ठीक है। और जो अल्फा से दूर होगा उसको E2 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। फिर से देखो यहाँ पे मान लो ऐसे मैंने बताया था आपको, ये E2 है, ये E1 है, और ये मान लो अल्फा है। तो अल्फा से सटा हुआ कौन है, E1 है, ठीक है।
अल्फा से सटा हुआ जो भी होगा उसको E1 ले लेना, और अल्फा से जो दूर होगा वो E2 ले लेना उसको। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो। E2 कितना है, E है, साइन, और थीटा कितना है, थीटा यहाँ से यहाँ पूरा एंगल होता है, ठीक, 120 डिग्री, साइन 120 √3/2 होगा, डिवाइडेड बाई E1। E1 कितना है, ये वाला E1 2E है, 2E प्लस E2 कितना है, E इंटू कॉस 120 माइनस 1/2। ठीक, सॉल्व करो अब इसको। E √3/2 ऊपर में और नीचे में है 2E माइनस, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये -1 जो है इसको माइनस करेगा, तो देखो 2E माइनस E/2, एलसीएम लो, 2E 4E हो जाएगा, 4E माइनस E 3E/2, 3E/2, ये 2 से 2 कटेगा, E से E कटेगा, आ गया √3/3, 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3। ठीक है, ये कटा, आ गया 1/√3। तो इधर क्या है, tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, तो अल्फा कितना होगा यहाँ पे बोलो 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, तो अल्फा यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, यानी ये यहाँ से ऊपर में 30 डिग्री पे इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, यहाँ से इस वाले साइड से 30 डिग्री ऊपर में E नेट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। E नेट कितना था, E√3 था E नेट, तो कितना डिग्री ऊपर आएगा, डायरेक्शन क्या है उसका, तो इस वाले, ये कौन सा साइड है, यहाँ पे A था, तो AC के साइड से वो 30 डिग्री बना रहा है, तो ये लिखना जरूरी है कि आखिर ये 30 डिग्री कहाँ से बना रहा है, तो AC से बना रहा है, AC से 30 डिग्री ये ऊपर इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आ गया बात। पहले हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, पहला का आंसर हो गया। दूसरा डायरेक्शन पूछ रहा था तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कितना होगा डायरेक्शन उसका, 30 डिग्री AC से 30 डिग्री ऊपर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, क्योंकि सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे 3Q रखा है और यहाँ पे 4Q रखा है माइनस में, ट्रायंगल वही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको यहाँ पे A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ठीक है, निकल जाएगा। क्या करोगे, सबसे पहले डायरेक्शन चेक करोगे, 3Q के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कितना, 3E, माइनस 4Q के कारण इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, बोलो 4E। क्लियर है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री होता है, यहाँ से 60 है, तो ये वाला 120 होगा। अब दो वेक्टर हमें मिल गया, ये वाला इधर और ये वाला इधर, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री। ठीक है, तो इसको E1 मान लो, इसको हम लोग E1 मान रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, बोलो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। E1 कितना है बोलो, E1 किसको माने हैं, ये नीचे वाले, 4E का होल स्क्वायर। ठीक है, E2 कितना है, देखो ये वाला E2 है 3E का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 कितना है 4E इंटू E2 कितना है 3E इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1/2। अब देखो ये हो जाएगा 16E स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और E का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करोगे 16E स्क्वायर, 9E स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 3 24E स्क्वायर, लेकिन इसके कारण -1/2 हो जा रहा। अब ये 2 से ये काटोगे 12 बार में, और ये माइनस यहाँ आ जाए, इसको माइनस कर देगा। ठीक है, तो बताओ क्या आ गया इसके अंदर, 16 9 और इधर 12, 25 में से 12 घटाओ कितना आएगा 13E स्क्वायर। E स्क्वायर का रूट बाहर आ जाएगा, E √30
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, E√13, ई का वैल्यू डालो KQ√13/A², यही होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे। समझ में आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे कितना होगा, KQ/√13/A²। ठीक, ये हो गया मैग्नीट्यूड। ये पता चल गया कि इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इधर आएगा कितना, E√13, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से E1 से, ठीक है ना, ये कितना ऊपर होगा, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, tan अल्फा निकालोगे, E2 sin θ/E1 + E2 cos θ। E1 कितना है जल्दी से बताओ, E2 है 3E, ठीक है, ऊपर से ये 3E sin 120 का वैल्यू होता है, अभी बताया √3/2, ठीक है, बाई E1 कितना है नीचे, E1 नीचे है ये वाला 4E प्लस E2 कितना है 3E इंटू cos 120 डिग्री -1/2। देखो कितना आएगा, इसको लिख सकते हो आप 3√3E/2 डिवाइडेड बाई 4E। देखो यहाँ पे 4E, ये माइनस यहाँ आ जाएगा 3E/2। देखो ध्यान से देखना, 4E - 3E/2, इसका एलसीएम लोगे 8E - 3E यानी 5E/2 आएगा, 5E/2। अब ये 2 से 2 कटेगा और E से E कटेगा, आ गया 3√3/5। इधर कितना है tan अल्फा। अब यहां से आप देख रहे हो कि कोई वैल्यू इसका पता नहीं लग रहा कि आखिर इसका एंगल कितना होगा, तो आप क्या करना, यहाँ पे अल्फा लिखना, tan को उस तरफ ले जाके tan इनवर्स लिख देना, और जो भी इसके अंदर बचेगा उसको इस तरह से लिख देना। समझ में आया बात। अगर आपको पता नहीं चले कि एंगल कितना है तो आप tan को उधर ले जाना, अल्फा = tan इनवर्स 3√3/5, इतना करके आप छोड़ देना। अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन टिक करना, नहीं तो इतना करके छोड़ देना। बोर्ड में तो इतना ही करके छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया बात। मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाल लिया मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले से, फिर ई नेट का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लिया ये वाला फॉर्मूला से, ठीक है। कितना आ गया, tan इनवर्स 3√3/5। तो हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा था और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, निकाल लिए। समझ में आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, 2 particles with charges 4 microcoulomb and -9 microcoulomb are kept fixed at a separation of 20 centimeter from each other. Locate the point at which the resultant electric field due to system of 2 point charges is 0. ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो हो सकता है आप इंग्लिश को पकड़ नहीं पा रहे हो, ये कारण हो सकता है, या ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पा रहे हो। मान लो यहाँ पे अगर कोई फुटबॉल रखा हो, क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब आपका इंग्लिश वीक है, ठीक। क्वेश्चन एकदम सीधा है कि 2 पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्या है 4 और -9 है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। बताइए कि उन दोनों के वजह से उस लाइन पे मान लो 4 माइक्रोकूलम यहाँ रखा है, ठीक, -9 माइक्रोकूलम यहाँ रखा है, और 20 सेंटीमीटर इनके बीच का दूरी है। बताना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन पे इधर या इसके बीच में या इधर कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यही तो क्वेश्चन है। तो अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो फिर भी नहीं समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन कैसे बना है, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना हो। जैसे मान लो ये एक फुटबॉल है, 2 आदमी इस पे फोर्स लगा रहा है, 2 आदमी मिलकर इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन फिर भी ये फुटबॉल हिल नहीं रहा, थोड़ा सा भी इधर उधर इसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि वो आदमी इधर से जितना फोर्स लगा रहा है दूसरा आदमी उधर से उतना ही फोर्स लगा देगा। ये फुटबॉल ऐसे ही कंडीशन में नहीं हिलेगा, ये मूव नहीं करेगा, मोशन में नहीं आएगा, क्योंकि एक आदमी इधर से मान लो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और वही आदमी, दूसरा आदमी उतना ही फोर्स उधर से लगा देगा अपोजिट डायरेक्शन में, तब ये फुटबॉल मूव नहीं करेगा। इस पे नेट फोर्स 0 हो गया, इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, नेट फोर्स इस पे 0 है, कोई इस पे फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा,
फोर्स इस पे है ही नहीं, फोर्स इस पे लग ही नहीं रहा, जितना ये लगा रहा है उतना ये लगा दे रहा है, ये हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक, इस पे नेट फोर्स नहीं लग रहा, तो ये फुटबॉल मूव नहीं करेगा। मान लो ये समझ में आ गया। तो एक बात और समझो, अगर मान लो वो दोनों आदमी इधर ही फोर्स लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन से, ये भी 5 न्यूटन से, दोनों आदमी एक ही तरफ से फोर्स इस फुटबॉल पे लगा रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि और कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है? ठीक है, फुटबॉल पे और कोई तीसरा फोर्स नहीं लग रहा है, ये दोनों आदमी इस पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि नेट फोर्स जीरो हो जाए? कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि ये फुटबॉल मूव नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई तीसरा फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, तो दो फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो ये फुटबॉल मूव करेगा ही करेगा। समझ में आया? ये नेट फोर्स कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो आप एक बात क्या समझ रहे हो कि नेट फोर्स जीरो होने के लिए आपको दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए। अगर इस पॉइंट पे अगर कोई चीज जीरो है, इसका मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन से इस पे सेम फोर्स लगा है। क्लियर है बात? अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है कि एक 4 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम और एक -9 माइक्रोकूलम चार्ज रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो हो, इधर कहीं जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, या इस तरफ जीरो होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। तो आप खुद से एक बार सोचो कि मान लो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ भी ये पॉइंट ले लिए मान लो, तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और -9 माइक्रोकूलम के वजह से इस पॉइंट पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी दोनों ही एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी दोनों ही एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स जीरो हो जाए, दोनों के वजह से फोर्स जीरो हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, इसका कोई भी पॉइंट ले लो, फोर्स एक ही डायरेक्शन में दोनों लग रहे हैं। ठीक है, इसके वजह से इधर लग रहा है और इसके वजह से भी इधर लग रहा है। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो कभी भी यहाँ पे बीच में कहीं भी फोर्स जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, फोर्स बराबर दोनों का नहीं हो सकता, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे सोचो, इस फोर्स के कारण इधर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसके कारण इधर है, ये हो सकता है, दोनों अपोजिट में हो रहा है, हो सकता है फोर्स जीरो हो। लेकिन खुद सोचो, ये सबसे ज्यादा पावरफुल चार्ज है, ये ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ज्यादा बनाएगा और ये इस तरफ बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, बहुत ज्यादा दूर है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। E1 मान लो और ये E2 है, तो E2 यहाँ पे हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। ध्यान से समझो, ये 9 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ बनेगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और ये तो छोटा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, ऊपर से बहुत ज्यादा दूरी पे है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो E1 हमेशा बहुत कम होगा, तो कभी भी ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएगा। E2 जितना ज्यादा लगा रहा है उतना E1 नहीं लगा पाएगा, E1 उतना नहीं लगा पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा दूर पे है और ऊपर से बहुत छोटा चार्ज। ठीक है, को कभी भी E1 बड़ा नहीं हो सकता E2 से, तो यहाँ पे जीरो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल इधर होगा, क्यों? क्योंकि ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और -9 के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। मान लो ये पॉइंट है, तो 4 माइक्रोकूलम के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, मान लो E1, और ये इसके तरफ से E2 लगेगा। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा चार्ज है और दूरी पे है, तो हो सकता है E1 और E2 बराबर हो जाए। ठीक है, हो सकता है क्योंकि ये बड़ा चार्ज है और दूर पे है, तो ये जितना फोर्स यहाँ पे लगा रहा है ये उतना दूर पे हो सकता है, इन दोनों के फोर्स मिलकर बराबर हो जाए। यानी अगर E1 और E2 दोनों बराबर हो गया तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे हमेशा जीरो होगा। समझ में आ गया? जो E1 लगा रहा है वही E2 लगा दे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बीच में क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में था, तो बीच में पॉसिबल नहीं है जीरो हो। इधर क्यों जीरो नहीं हुआ? क्योंकि E1 हमेशा कमजोर होते जा रहा है, इस तरफ जैसे जाओगे E1 और ज्यादा कमजोर होते चला जाएगा, यानी वो कभी भी E2 के बराबरी नहीं कर सकता, तो इधर ये जीरो नहीं होगा। ठीक, इधर जीरो होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि E2 से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, देखो इसको अच्छे से लिख देते हैं,
ये मान लो एक पॉइंट है P जो कि E2 से कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो ये E2 नहीं है, ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट B है। तो A पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है, मान लो इससे इसका डिस्टेंस x है और यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 प्लस x। ठीक, B पॉइंट से इसका दूरी कितना हो जाएगा 20 प्लस x। ठीक, तो E1 और E2 निकाल लेते हैं, दोनों की इक्वल कर देते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें वो डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्या करने जा रहे हैं हम लोग कि E1 और E2 दोनों को निकाल कर इक्वल कर देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। इससे पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पे E1 और E2 बराबर होगा, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। समझ में आ रहा है? चलो आप लोग खुद बताओ कि E1 का वैल्यू क्या होगा। 4 माइक्रो कूलम के वजह से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम लोगों ने बात किया है के क्यू यानी 4 माइक्रो कूलम बाई एक्स स्क्वायर होगा। इसके वजह से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा इक्वल टू, इसके वजह से 9 माइक्रो कूलम की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा के 9 माइक्रो कूलम बाई इसके बीच का डिस्टेंस 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल क्यों किए, ताकि पता चले कि वो पॉइंट, वो एक्स कहाँ है जहां पे ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए दोनों को इक्वल किए। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा तभी वो पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, दोनों फोर्स इक्वल होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, तब जाके इन दोनों के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इसीलिए ये दोनों बराबर किए। ठीक है, और इसको x माने हैं, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये डिस्टेंस 20 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, माइक्रो कूलम से माइक्रो कूलम काटो, के से के काटो, ये 20 प्लस एक्स होल स्क्वायर इधर ले आओ और इस 4 को इधर ले जाओ। ठीक है, 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे है एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, ये वाले एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ कर दी और ये 9/4 वाले को एक साथ कर दी। अब ये देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 9/4 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 प्लस माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो क्यों ऐसे किए प्लस माइनस, क्योंकि प्लस 3/2 भी रहेगा फिर भी उसका 9/4 आएगा, माइनस 3/2 रहेगा फिर भी 9/4 आएगा, इसलिए हम लोगों ने दोनों लिखा। ठीक है, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर काटो, क्या बच गया बोलो, 20 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। तो आपको क्या करना है, एक बार 20 प्लस एक्स इक्वल टू प्लस 3/2 लेना है। कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू, 40 प्लस 2x इक्वल टू 3x, ये हो जाएगा x इक्वल टू 40। ठीक है, x कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। अच्छा, एक माइनस 3/2 लेके देखो, माइनस 3/2 लोगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2x इक्वल टू माइनस 3x, ये उधर जाकर -5, क्या हो जाएगा -5x इक्वल टू 40, x इक्वल टू आ गया -8, x इक्वल टू -8। अब कहोगे कि x जो है निगेटिव में नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब कौन सा आंसर सही होगा, -8 या 40 वाला। एक बार 3/2 लिए पॉजिटिव में तो आ गया 40 और एक बार -3/2 लिए तो आ गया -8। अब आपको देखना है कि दोनों में आंसर कौन सही होगा, -8 वाला सही होगा या 40 वाला सही होगा। अब देखो यहाँ पे x लिए हैं, देखो ध्यान से देखो, 20 माइनस, यहाँ पे 20 माइनस 8 करोगे तो वो डिस्टेंस अंदर आ गया, ये पूरा 20 था, इसमें से 8 घटाओगे तो वो डिस्टेंस अंदर आ जाएगा, यानी वो अंदर चला गया। तो अंदर का डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, अंदर में तो जीरो होगा नहीं, हम लोगों ने अभी देखा है कि अंदर में जीरो आ नहीं सकता। कहाँ पे आएगा जीरो, इधर आएगा। ठीक है ना, 4 से इधर आएगा। समझ में आ रहा है ना, 20 प्लस एक्स, ये E2 का वैल्यू जो था के 9 माइक्रो कूलम बाई
20 और x का वैल्यू डालोगे -8, यानी ये 20 से छोटा आ गया, यानी E2 जो आ गया ये अंदर में आ गया। तो E2 अंदर में नहीं आएगा, अंदर का हमको लेना ही नहीं है क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ही नहीं सकता। तो यानी x = -8 पे 0 नहीं हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। किसको लेंगे? 40 वाले को लेंगे, ठीक है। तो यानी 4 माइक्रोकूलम से 40 डिस्टेंस पे, 4 माइक्रोकूलम से इस तरफ 40 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इस पॉइंट पे। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। अगर 9 माइक्रोकूलम से यहां से पूछे कि यहां से कितना डिस्टेंस पे 0 हो रहा है, तो 40 + 20, 40 + 20 60 सेंटीमीटर पे 0 हो रहा है। ये 40 थोड़ा दूर होगा, ठीक है, ये 20 है तो ये 40 थोड़ा ज्यादा होगा। चलो ये समझ में आ गया ना। x का वैल्यू क्या है? 40 है, यानी 4 माइक्रोकूलम से इस तरफ 40 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। 9 माइक्रोकूलम से 60 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। समझ में आ गया बात? तो ये फॉर्मूला क्यों लगाया, कैसे लगाया, आपको समझ में आ रहा है। आखिर ये दोनों को बराबर क्यों किए? क्योंकि बराबर करने से ही पता चलेगा कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। समझ में आ गया? इसीलिए हम लोगों ने दोनों को बराबर किया। E1 का वैल्यू ये रखा, E2 का वैल्यू ये रखा, सॉल्व किया। x का 2 वैल्यू आया 40 और -8, -8 नहीं हो सकता क्योंकि ये अंदर चला जा रहा है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं 0, तो 40 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आप में से कई लोगों को ये क्वेश्चंस आसान लग रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये न्यूमेरिकल्स कितने आसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन में यूज होने वाले जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आता है, आसानी से आप उसको जानते हो, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे हैं। किसी बच्चे को यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा क्योंकि इसमें यूज होने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वो नहीं जानते हैं, ऐसा पहले उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है या इसको ठीक से समझने की कोशिश नहीं की है। हो सकता है वेक्टर अच्छे से नहीं पढ़े हो सकता है बेसिक्स उनका क्लियर नहीं हो अच्छे से, तभी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वो नहीं बना पाते हैं। कौन सा क्वेश्चन में कौन सा दिमाग लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हो सकता है वो नहीं समझ पा रहा है। ऐसा इसलिए कि वो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है, क्वेश्चन में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस टीचर से पढ़ते हो वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं कर पा रहे, या आप उस तरह से उसको समझ नहीं पा रहे, इसलिए आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। जिस तरह से मैंने न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, वैसा आप लोग खुद से ट्राई करना शुरू कर दो। क्वेश्चन बनाने से पहले उससे रिलेटेड छोटी छोटी बातों को समझना शुरू कर दो। अगर ये क्लियर हो गया बात, तो वो न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।